तो ये सब आज से लगभग 30 साल पहले शुरू हुआ था। चाइना के मंगोलिया बॉर्डर के पास अचानक ही मौसम बड़ा अजीब सा रुख लेने लगा। वहाँ पर अचानक ही एक ब्लैक होल जैसी चीज अपीयर हो जाती है और वो ब्लैक होल बड़ा होता जाता है और रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह करता जाता है। उसने धरती के एक बहुत ही बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था और इस ब्लैक होल को नाम दिया गया स्पेस क्वेक। और इस इंसिडेंट में 150 मिलियन लोग मारे गए थे। और अब प्रेजेंट में मुझे मेरी छोटी बहन जगाने की कोशिश कर रही है काफी अजीब तरीकों से। मेरी छोटी बहन कोतोरी इत्सुका, मेरे ऊपर से हटो, तुम बहुत भारी हो कोतोरी। लेकिन तभी कोतोरी उछलकर कुछ इस तरह मुझ पर लात रखती है, यानी मुझे जगाती है। लेकिन मैं फिर से लेट जाता हूँ, सो वो मुझे फिर से जगाने लगती है। कोतोरी, अगर तुम मुझे 10 मिनट और नहीं सोने दोगी तो तुम्हें टी वायरस हो जाएगा, इसलिए कोतोरी जल्दी से चली जाओ। मैं इस वायरस को अपने अंदर ज्यादा देर तक काबू नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कोतोरी मुझे छोड़कर जाने से मना कर देती है। और इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कुछ इस तरह उठकर अपनी छोटी बहन को बहुत ज्यादा डरा देता है, जिससे कोतोरी डरकर भाग जाती है। वैसे मेरा नाम है शिडो इत्सुका, उम्र 16 साल। अब इसके बाद शिडो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर कोतोरी के पास आता है, लेकिन कोतोरी अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। ये देखकर शिडो चुपके से जाकर कोतोरी को फिर से डरा देता है, जिससे बेचारी कोतोरी के पसीने छूट जाते हैं और वो लगभग रोने ही वाली थी। लेकिन शिडो उसे बता देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसीलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शिडो खाना बनाने लगता है। टीवी पर न्यूज आ रही थी कि कुछ वक्त पहले एक और अर्थक्वेक आया है। वैसे दोस्तों, अब जो अर्थक्वेक आते हैं वो साइज में बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन फिर भी उनकी वजह से काफी ज्यादा तबाही मचती है। शिडो हमें बताता है कि एक स्पेस क्वेक के अंदर जो भी चीज फंस जाती है वो उसे तबाह कर देता है। किसी को भी नहीं पता कि आखिर ये स्पेस क्वेक आते क्यों हैं। वैसे जापान में हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पेस क्वेक आते हैं और 5 साल पहले से तो चीजें और भी ज्यादा बिगड़ने लगी हैं। स्पेस क्वेक का आना काफी ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, कोतोरी यहाँ पर एक लॉलीपॉप खा रही थी, सो शिडो उसके पास जाकर कहता है कि हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, इसीलिए इसे खाना बंद करो। लेकिन कोतोरी उसकी एक नहीं सुनती। सो अब इसके बाद शिडो पूछता है कि लंच में तुम क्या खाना चाहोगी। कोतोरी बताती है द डीलक्स किड्स लंच। शिडो कहता है कि वो हमारे घर के आसपास नहीं मिलता, तुम्हें कुछ और खाना पड़ेगा। लेकिन कोतोरी कहती है कि नहीं, मुझे वही खाना है, प्लीज भैया। अब बेचारा शिडो करता ही क्या। अब इसके बाद ये दोनों अपने अपने स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं और हाँ, लंच के लिए ये दोनों इस दुकान पर आएंगे। और कोतोरी शिडो से कहती है कि आपको यहाँ पर आना ही होगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुनिया ही खत्म होने वाली क्यों ना हो, लेकिन आपको यहाँ पर आना होगा। शिडो कोतोरी के सिर को सहलाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं अपना वादा याद रखूंगा। तभी कुछ और लड़कियों की नजर शिडो पर पड़ती है और उन्हें शिडो काफी अजीब लगता है। और अब कोतोरी वहां से जाते हुए कहती है कि आपको यहाँ पर आना होगा, चाहे स्पेस क्वेक ही क्यों ना आ जाए। शिडो कहता है कि ठीक है। और तभी शिडो के पास एक दूसरा लड़का आता है और इसका नाम है तोनोमाची हिरोतो। अब इन दोनों को देखकर ये लड़कियां आपस में बात करती हैं कि हिरोतो को लड़के और लड़कियां दोनों पसंद हैं, कहीं शिडो इसका। लेकिन तभी उनमें से एक लड़की ये नोटिस करती है कि उनकी ही क्लास की एक दूसरी लड़की शिडो को छुपकर देख रही थी, लेकिन फिलहाल वो इस बात को इग्नोर कर देती है। अब हमें शिडो का स्कूल दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि हिरोतो और शिडो एक ही क्लास में हैं। ये दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी हिरोतो को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। हिरोतो अपनी गर्लफ्रेंड को शिडो से भी मिलवाता है। दोस्तों, असल में ये एक गेम होता है और इसमें गेम कैरेक्टर से प्यारी प्यारी बातें करके तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाते हो और ये एक काफी ज्यादा पॉपुलर गेम होता है। लेकिन तभी शिडो के पास वो लड़की आती है जो उसे छुपकर देख रही थी। उसकी सीट शिडो के बगल में ही होती है। शिडो हिरोतो से पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है। वो बताता है कि ये हमारे क्लास की सुपर जीनियस तोबीची ओरिगामी है। ये हमेशा हर एक चीज में टॉप करती है और ओरिगामी को शिडो का नाम पता होता है, लेकिन शिडो को तो पता ही नहीं होता कि ये है कौन।
तो आखिर ओरिगामी को शिडो का नाम कैसे पता। लेकिन तभी रिंग बजती है और क्लास में एंट्री लेती हैं टीचर और इनका नाम है ओकामिने तमाए। तभी शिडो नोटिस करता है कि ओरिगामी उसे ही घूरे जा रही है। वो सोचता है कि आखिर ये मुझे क्यों घूर रही है, आखिर इसे मुझसे चाहिए क्या। और अगले सीन में इनके स्कूल की छुट्टी हो जाती है। हिरोतो शिडो से कहता है कि चलो साथ में घर चलते हैं, लेकिन शिडो मना कर देता है, मुझे मेरी बहन के साथ जाना है। हिरोतो कहता है कि हाँ, तुम सिर्फ अपनी बहन के साथ ही जा सकते हो, क्योंकि जितना मुझे पता है कोई दूसरी लड़की तुम्हारे साथ कभी नहीं आने वाली। बेचारे शिडो को इस बात का बुरा लगता है यार। लेकिन तभी अचानक वार्निंग सायरन बजने लगता है, क्योंकि एक स्पेस क्विक डिटेक्ट हुआ है। इसी वजह से सभी को कहा जाता है कि उन्हें शेल्टर में छुप जाना चाहिए। लेकिन तभी शिडो देखता है कि ओरिगामी वहां से उठकर चली जाती है। वैसे दोस्तों, स्पेस क्विक का सायरन बजते ही सभी जगहों को कवर कर दिया जाता है। जो लोग थे वो शेल्टर्स में छुप रहे थे। दूसरी ओर टीचर तमाए सभी बच्चों को इंस्ट्रक्शंस के बारे में बता रही थीं और इसी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान भी हो रही थीं। दूसरी ओर शिडो कोतोरी के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है तब कोतोरी का फोन नहीं लगता। शिडो को लगता है कि कहीं कोतोरी उसके वादे की वजह से उस रेस्टोरेंट के पास उसका इंतजार तो नहीं कर रही है। अब क्योंकि कोतोरी का फोन नहीं लगता, सो शिडो उसके फोन के जीपीएस को ट्रैक करता है और उसे पता चलता है कि कोतोरी उसी रेस्टोरेंट के पास है। शिडो को लगता है कि वो इस वक्त वहाँ पर डरी सहमी हुई बैठी होगी उसके इंतजार में, और इसी वजह से शिडो उसको लेने के लिए निकल पड़ता है। हम देखते हैं कि शिडो कोतोरी को याद करते हुए बहुत तेजी से उसी लोकेशन की ओर जा रहा था। वो भागते हुए जैसे ही उस जगह के पास पहुंचता है, अचानक ही उसके सामने एक स्पेस क्विक अपीयर हो जाता है, जिससे बहुत पावरफुल एनर्जी निकलती है और शिडो वहीं पर गिर जाता है। लेकिन इसके बाद शिडो देखता है कि सब कुछ तबाह हो चुका है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है और उस गड्ढे के बीचों बीच बड़े ही अजीब कपड़े पहने एक लड़की होती है। वो लड़की एक तलवार बाहर निकालती है और शिडो की ओर एक स्लैश करती है। उस हमले से शिडो के पीछे की बिल्डिंग पूरी तबाह हो जाती है और शिडो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। और अगले ही पल में वो लड़की शिडो के सामने आकर कहती है कि तुम भी यहाँ मुझे मारने के लिए आए हो, है ना? और वो लड़की यहाँ पर अपनी तलवार को शिडो के सामने ताने हुई थी, जिससे शिडो वहीं पर घबरा कर जमीन पर बैठ जाता है। वो लड़की कहती है कि अगर तुम मुझे मारने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें इसी वक्त खत्म करने वाली हूँ। शिडो उससे कहता है कि आखिर मैं किसी को क्यों मारूंगा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। वैसे तुम कौन हो? इससे पहले कि वो लड़की कोई जवाब देती, उसकी ओर कई सारी लड़कियां आसमान से रोबोटिक सूट पहने हुए आने लगती हैं और वो उस पर हमला कर देती हैं। लेकिन वो लड़की एक मैजिक बैरियर बनाकर उनके मिसाइल्स को रोक देती है और इसके बाद वो उन लड़कियों से लड़ने के लिए चली जाती है। वो लड़की बहुत ही आसानी से उन सभी लड़कियों के हमले को रोक देती है। शिडो उसकी ये ताकत देखकर हैरान था। उस लड़की के इतने ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी शिडो को वो लड़की उदास लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा अकेलापन था और इसी तरह वो लड़की उन दूसरी लड़कियों से लड़ना जारी रखती है। लेकिन इसके बाद उन आर्मर्ड गर्ल्स में से एक इस लड़की के ऊपर अपनी गन तान देती है। और दोस्तों, ये लड़की तोबिची ओरिगामी थी और वो उसके ऊपर फायर कर देती है। लेकिन वो लड़की अपने हाथ से ही उसके इस हमले को रोक देती है और इसके बाद अपने हमलों से उसे दूर कर देती है। वैसे शिडो भी अब तोबिची ओरिगामी को पहचान जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये क्या पहन रखा है, लेकिन उसके कुछ जवाब देने से पहले ही उस दूसरी लड़की के हमले की वजह से ओरिगामी को दूर होना पड़ता है। और इसके बाद ओरिगामी अपनी तलवार निकालकर उस लड़की से लड़ने लगती है और इन दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। और इसके बाद इन दोनों के बीच एक काफी ज्यादा खतरनाक क्लैश होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है और उस एनर्जी की वजह से किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता। शिडो भी बेहोश हो जाता है। लेकिन यहाँ बेहोशी की हालत में शिडो को किसी की आवाज आती है कि आखिरकार हम फिर से मिल ही गए। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं फिर से कोई गलती नहीं दोहराऊंगी, बस तुम जरा सा इंतजार और कर लो। लेकिन फिर जैसे ही शिडो को होश आता है, वो देखता है कि उसके बगल में एक लड़की है। वो पूछता है कि तुम कौन हो
वो बताती है कि मैं एक एनालिसिस ऑफिसर हूँ, मुरासामे रेने। शिडो पूछता है कि तुम बता सकती हो कि आखिर मैं कहाँ हूँ? वो बताती है फ्रैक्सिनस सिकवे, हम तुम्हें यहाँ बेहोशी की हालत में लाए हैं। शिडो को याद आता है कि हाँ, वो तो एक लड़ाई के बीच में फंस गया था। वैसे क्या आपने मेरी छोटी बहन कोतोरी को देखा? मैं उसे ढूंढने गया था। रेने बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। मैं जानती हूँ कि तुम कई सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हो, लेकिन उनके जवाब तुम्हें कमांडर से मिलेंगे। अब इसके बाद रेने शिडो को एक आदमी के पास लेकर जाती है और ये वाइस कमांडर कानाजुकी क्योहेई होता है और वो रही कमांडर। और दोस्तों, कमांडर और कोई नहीं बल्कि शिडो की छोटी बहन कोतोरी थी। इसके बाद हमें एक दूसरी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर हम उन लड़कियों को देखते हैं जो उस लड़की से लड़ने के लिए गई थीं। वहीं कोतोरी अब शिडो को बताती है कि इन्हें स्पिरिट्स कहते हैं। शिडो कहता है 1 मिनट। कोतोरी कहती है कि क्या हुआ? मैं कमांडर खुद तुम्हें हर एक चीज बता रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। शिडो कहता है कि तुम सच में कोतोरी हो ना? वो कहती है कि तुम अपनी छोटी बहन को कैसे भूल सकते हो शिडो? शिडो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और आखिर हम लोग हैं कहाँ? कोतोरी कहती है कि हम तुम्हें सब कुछ बाद में समझा देंगे, लेकिन सबसे पहले तुम ये जान लो कि वो लड़की एक स्पिरिट थी। वो ऐसी बींग्स होती हैं जो हमारी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, और जब भी वो हमारी दुनिया में आती हैं तब तबाही मचती है। यानी कि जब भी ये स्पिरिट्स धरती पर आती हैं तो इनके आने से स्पेस क्वेक क्रिएट होते हैं, और ये होती हैं AST। ये जापान ग्राउंड की सेल्फ डिफेंस फोर्स हैं, एंटी स्पिरिट टीम। और जब भी एक स्पिरिट अपीयर होती है तो उससे निपटने का काम इनका होता है, यानी कि ये उन्हें मारती हैं। और दोस्तों, इसी वजह से उस स्पिरिट ने शिडो से कहा था कि तुम भी यहाँ मुझे मारने आए हो, है ना? आगे कोतोरी बताती है कि AST के अलावा भी एक दूसरे तरीके से इन स्पिरिट्स को संभाला जा सकता है, लेकिन इसमें हमें तुम्हारी जरूरत होगी। तुम्हारी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। इस वक्त तुम अपने स्कूल वापस चले जाओ। शिडो पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या करवाने वाली हो? कोतोरी कहती है कि मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछ रही, तुम्हें ये करना ही होगा। और वैसे तुम ऐसे हालातों में भी बाहर क्या कर रहे थे? शिडो बताता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्ही ने कहा था ना कि भले से ही एक स्पेस क्वेक क्यों ना आ जाए, मैं तुमसे उस रेस्टोरेंट के पास आकर मिलूं। कोतोरी कहती है कि सच में तुम एक नंबर के बेवकूफ हो जो ऐसी बातों को सीरियस ले लेते हो। शिडो कहता है कि तुम्हारे फोन का GPS उसी रेस्टोरेंट के पास आ रहा था। कोतोरी कहती है कि अरे हाँ, वो इसी वजह से क्योंकि अभी हम उस रेस्टोरेंट के ऊपर हैं, और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये सभी आसमान में 15,000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, एक इनविजिबल एयरशिप में। और ये बातें शिडो को हैरान कर देती हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शिडो अपने स्कूल में वापस आ जाता है और टीचर तमाए सभी बच्चों को बताती हैं कि इनकी एक नई असिस्टेंट होमरूम टीचर आई हैं, और ये होती है मुरासामे रेने, और ये बच्चों को फिजिक्स पढ़ाएंगी। लेकिन तभी अचानक ये जमीन पर गिर जाती है और उसे वहाँ देख शिडो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी वजह से बाद में शिडो उनसे पूछने के लिए जाता है कि आप एक टीचर बनकर आखिर हमारे स्कूल में क्या कर रही हैं मिस मुरासामे? वो कहती है कि तुम मुझे रेने बुला सकते हो शिनतारो। वो कहता है कि 1 मिनट, मेरा नाम शिडो है। रेने कहती है तो ठीक है शिन। शिडो कहता है कि आखिर तुम सही से मेरा नाम क्यों नहीं ले रही, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रेने बताती है कि अगर आगे कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें बताने के लिए इसी स्कूल में रहूंगी। इसके बाद शिडो पूछता है कि वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें स्कूल नहीं जाना? कोतोरी बताती है कि वो सब कुछ पहले से ही अरेंज कर चुकी है। अब शिडो पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या करवाने वाली हो, बताओ। कोतोरी कहती है कि तुम जल्द ही समझ जाओगे। अब इसके बाद कोतोरी शिडो को एक डेटिंग सिम दिखाती है, फॉल इन लव माई लिटिल शिडो, जिसे देखकर शिडो का एक्सप्रेशन कुछ ये होता है। दोस्तों, इस गेम के अंदर अलग अलग लड़कियां होती हैं जिनके बारे में सही फैसले लेकर शिडो को उनसे खुद को प्यार करवाना है, और ऐसा शिडो को असल जिंदगी में स्पिरिट्स के साथ भी करना है, क्योंकि स्पिरिट्स के साथ लड़ना और उन्हें हरा पाना लगभग नामुमकिन है। इसी वजह से प्यार ही वो रास्ता है जिसके जरिए उन्हें हराया जा सकता है, और इसी वजह से स्पिरिट्स को खुद से प्यार करवाने के लिए शिडो को उन्हें डेट पर ले जाना होगा और उनसे उस डेट में प्यार से बात करनी होगी, और यही है शिडो की ट्रेनिंग।
अब अगले सीन में हम शिडो को ओरिगामी के साथ देखते हैं। वो उससे कहती है कि कल तुमने मुझे उस स्पिरिट के साथ लड़ते हुए देखा होगा, है ना? इस बारे में किसी को मत बताना, और जो भी तुमने कल देखा है उसे भूल जाओ। वो लड़की एक स्पिरिट थी जिसे हर एक कीमत पर मुझे हराना है। शिडो पूछता है कि क्या स्पिरिट्स बुरी होती हैं? ओरिगामी बताती है कि एक स्पिरिट की वजह से उसने 5 साल पहले अपने परिवार को खो दिया था। तभी दोस्तों सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि शिडो वही डेटिंग सिम वाला गेम खेलकर अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, जहां पर वो गेम कैरेक्टर उसकी बहन होती है। वो कहती है कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, तो क्या आप मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ना देखकर एक लड़की की तरह देखना शुरू कर सकते हैं? और अब शिडो को 3 चॉइस मिलती हैं। हाँ बिल्कुल, माफ करना, मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ लेकिन मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। शिडो चुनता है हाँ बिल्कुल, जिससे उसकी वो गेम कैरेक्टर वाली बहन खुश हो जाती है और शिडो के लिए उसका प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है और इसी तरह शिडो गेम को पार कर लेता है। अब इसके अगले सीन में शिडो के पास रेने आती है। वो शिडो को पकड़ लेती है। शिडो को लगता है कि वो उसे किस करने वाली है, लेकिन असल में तो रेने ने शिडो के कान में एक इनविजिबल ईयरफोन लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पर अब शिडो की ट्रेनिंग का स्टेज 2 शुरू होने वाला है, प्रैक्टिस। और सबसे पहले शिडो को अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करना है मिस तमाए पर, लेकिन शिडो यहाँ पर बहुत ज्यादा हिचकिचा रहा था। सो कोटोरी कहती है कि जल्दी से उससे बात करो। अगर तुम एक इंसानी लड़की को इम्प्रेस नहीं कर पाओगे तो फिर एक स्पिरिट को इम्प्रेस कैसे करोगे? तुम उससे बात करना शुरू करो, बाकी सारी एडवाइसेस हम तुम्हें देते रहेंगे। सो अब शिडो तमाए की तारीफ करते हुए बोलता है कि आप इन कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही हो। तारीफ सुनकर मिस तमाए खुश हो जाती हैं और इसके बाद शिडो मिस तमाए की सभी चीजों की तारीफ करने लगता है, जिस वजह से मिस तमाए को थोड़ा अजीब लगने लगता है और बेचारा शिडो अब पैनिक होने लगता है। इस वजह से कोतोरी शिडो से कहती है कि मैं तुमसे जो कहने वाली हूँ वो रिपीट करना। मैम, अपने 2nd ईयर से मुझे स्कूल में आना बहुत अच्छा लगने लगा है और ऐसा इस वजह से है क्योंकि आप मेरी होमरूम टीचर हो। तमाए कहती है कि आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। शिडो कहता है लेकिन मैम, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। और जैसे ही मिस तमाए शिडो की ये बात सुनती हैं, वो शिडो के हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि मैं जल्द ही 30 साल की होने वाली हूँ, क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहोगे? अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पेरेंट्स से बात करनी होगी। अब मिस तमाए ऐसी हरकत इसी वजह से कर रही हैं क्योंकि वो 29 साल की हैं और अब तक बिल्कुल सिंगल हैं। इसी वजह से वो शिडो के प्रपोजल के लिए तुरंत तैयार हो गयी। इसी वजह से कोतोरी शिडो से कहती है कि मिस तमाए से माफी मांगकर वहाँ से निकल लो। शिडो बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो मिस तमाए से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन मिस तमाए अपने शादी के सपने सजाने लगी हैं। अब वहाँ से भागते हुए शिडो किसी से टकरा जाता है और ये होती है ओरिगामी। कोतोरी कहती है कि तुम्हें इसके साथ अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये AST का एक हिस्सा भी है। अब शिडो को ना चाहते हुए भी कोतोरी की बात मानकर ओरिगामी के साथ प्यार भरी बातें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले शिडो ओरिगामी की स्कूल यूनिफॉर्म की तारीफ करता है जो कि बहुत ही घटिया था, लेकिन इसके बाद रेने उसकी मदद करती है। मैं तुम्हें काफी लंबे वक्त से जानता हूँ तो बीची, और ना जाने क्यों मेरी नजरें हमेशा सिर्फ तुम पर रहती हैं। वैसे तुम्हारी जो एक्सरसाइज की यूनिफॉर्म है, मैं उसे स्कूल के बाद अक्सर सूंघता हूँ। ओरिगामी कहती है कि मैं भी। ये बात सुन शिडो कहता है कि वाह, क्या कोइंसिडेंस है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? ओरिगामी कहती है कि हाँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। शिडो कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो? ओरिगामी कहती है कि हाँ, क्यों, तुम मजाक कर रहे थे? शिडो कहता है कि नहीं, लेकिन बेचारे शिडो को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। लेकिन तभी ओरिगामी शिडो को अपनी एक तस्वीर देती है क्योंकि शिडो को ओरिगामी उसकी यूनिफॉर्म में काफी पसंद है। अब इससे पहले कि शिडो कुछ कहता, अचानक ही सायरन बजने लगता है। स्पेस क्विक डिटेक्ट हुआ है। ये सायरन सुनते ही ओरिगामी वहाँ से चली जाती है उस स्पिरिट को खत्म करने के लिए। शिडो कोतोरी से पूछता है कि क्या ये फिर से वही स्पिरिट है? वो बताती है कि हाँ, और वो जल्द ही अपीयर होने वाली है। दूसरी ओर एंटी स्पिरिट टीम भी बिल्कुल तैयार हो जाती है। जितने भी लोग थे वो शेल्टर्स में चले जाते हैं। ओरिगामी भी अपना सूट पहनने के लिए आ जाती है और इसके बाद अचानक ही आसमान में वो स्पेस क्वेक अपीयर हो जाता है।
उसके अपीयर होने की वजह से जो वो जगह थी वो पूरी तरह से तहस महस हो जाती है। AST उस स्पिरिट पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन वो इस वक्त उस पर हमला इसी वजह से नहीं कर सकते क्योंकि वो स्पिरिट एक स्कूल के अंदर थी और ANT ऐसी छोटी जगहों पर लड़ाई नहीं कर सकते हैं। और शिडो उस स्कूल के पास पहुंच चुका था। कोतोरी कहती है कि अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करो, ऐसा करके ही तुम इस स्पिरिट को बचा पाओगे। शिडो कहता है कि हाँ, मैं उसका वो उदास चेहरा फिर से नहीं देखना चाहता। और अब शिडो बिल्कुल तैयार हो जाता है उस स्पिरिट के साथ बात करने के लिए ताकि वो उसे डेट पर ले जा सके और उसे खुद से प्यार करवा सके। और इसमें उसकी मदद करेंगे फ्रैक्सिनस सपोर्ट टीम। इनकी 5 शादी और 5 डाइवोर्स हुए हैं। ये हैं मास्टर ऑफ लव, बैड मैरिज, कावागोई। दूसरा आदमी ये बॉस मिकीमोटो। उसके बाद ये लड़की द नेल नॉकर शिजाकी। और इसके बाद ये आदमी जिसकी 100 बीवियां हैं, द डायमेंशन ब्रेकर नाकासुकावा। और आखिर में ये लड़की डीप लव मिनोवा। और ये सभी शिडो को एडवाइस देंगे। वैसे अब शिडो पहुंच जाता है उस क्लास में जहां पर वो स्पिरिट थी, लेकिन जैसे ही वो स्पिरिट शिडो को देखती है वो उस पर हमला कर देती है। सो शिडो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। वो स्पिरिट पूछती है तो फिर तुम कौन हो, लेकिन इस वक्त शिडो कोई जवाब नहीं देता। इनके डाटा के अकॉर्डिंग शिडो को अब कुछ चॉइसेस मिलती हैं। पहली, मैं शिडो हूँ, तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। दूसरी, मैं तो बस यहीं से गुजर रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो। तीसरी, दूसरों से उनका नाम पूछने से पहले अपना नाम बताया करो। अब इसके बाद जो वो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चुनते हैं कि कौन सा सेंटेंस बोलना सही रहेगा। ज्यादा वोट्स मिलते हैं तीसरे ऑप्शन को। ऑप्शन 3 सभी को लॉजिकल लगता है। सो अब शिडो कहता है कि दूसरों से उनका नाम पूछने से पहले तुम्हें अपने बारे में बताना चाहिए, जिसके बाद शिडो पर हमला हो जाता है। और इसके बाद वो स्पिरिट फिर से शिडो पर हमला करने के लिए तैयार होती है। सो अब शिडो बताता है कि मेरा नाम इत्सुका शिडो है और मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ। शिडो को देखकर उस स्पिरिट को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिससे मैं पहले मिल चुकी हूँ। तुमने कहा था कि तुम्हारा मुझे मारने का कोई इरादा नहीं है, तुमने झूठ कहा था, है ना? शिडो कहता है कि वो झूठ नहीं था, हर एक इंसान तुम्हें नहीं मारना चाहता। ये बात सुन वो स्पिरिट कहती है कि अगर तुम मुझे मारना नहीं चाहते तो फिर यहाँ पर क्यों आए हो? फिर से शिडो के पास 3 ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन 1 चुनकर शिडो कहता है कि तुमसे मिलने के लिए। वो पूछती है कि आखिर किस लिए? फिर से शिडो के पास ऑप्शन आते हैं और सलाह के अनुसार शिडो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने के लिए आया हूँ। लेकिन उस स्पिरिट को शिडो की बात पर यकीन नहीं होता, इसीलिए अब शिडो कहता है कि मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ और भले से ही तुम मुझसे बात ना करो, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि कोई तुम्हें अपनाए या ना अपनाए, लेकिन मैं तुम्हें अपनाऊंगा। ये बात सुन वो स्पिरिट पूछती है कि क्या तुम सच में मुझे अपनाओगे? क्या तुम वादा करते हो? शिडो कहता है कि हाँ, मैं वादा करता हूँ। वैसे इन बातों से उस स्पिरिट का दिल पिघल जाता है और वो कहती है कि तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे बात करने की कोशिश की है। मैं तुम्हारा इस्तेमाल इस दुनिया के बारे में जानने में कर सकती हूँ। सो अब शिडो पूछता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो बताती है कि उसका कोई नाम नहीं है। क्या तुम मुझे एक नाम दे सकते हो? शिडो अब क्योंकि इन लोगों के पास ज्यादा डाटा नहीं होता, इसीलिए ये अपने डेटिंग गेम के जरिए नॉर्मल लोगों से ओपिनियन मांगते हैं। लोग कई सारे नाम सजेस्ट करते हैं और तोमे नाम सबको पसंद आता है सिवाय उस स्पिरिट के। उसे ये नाम अच्छा नहीं लगता और वो शिडो पर एक हमला कर देती है, जिसके बाद शिडो फिर से सोचने लगता है कि इसे कौन सा नाम पसंद आएगा, इसके लिए एक अच्छा सा नाम। और तभी शिडो कहता है तोका, और वो नाम उस स्पिरिट को तोमे से तो अच्छा ही लगता है। और इसके बाद शिडो तोका को नाम लिखकर दिखाता है। वैसे तोका को अपना ये नाम बहुत पसंद आता है। शिडो ने उसे तोका नाम इसीलिए दिया है क्योंकि वो उससे अप्रैल की 10 तारीख को मिला है। लेकिन तभी अचानक इन पर हमला हो जाता है और ये हमला किया था AST ने। लेकिन तोका और शिडो पर उनके इस हमले का कोई असर नहीं होता। तोका कहती है कि शिडो तुम्हें मुझसे दूर हो जाना चाहिए, वरना ये लोग तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन शिडो जाने से मना कर देता है और वहीं बैठकर कहता है कि हम दोनों अब
बातें करने वाले हैं। तुम भी इस दुनिया के बारे में जानना चाहती हो, है ना? इसीलिए उनकी परवाह मत करो। अब इसके बाद तोका भी शिडो के साथ बैठ जाती है और AST की फायरिंग का इन पर तोका के बैरियर की वजह से कोई असर नहीं होता और उस बैरियर के अंदर तोका और शिडो बातें करते रहते हैं। शिडो पूछता है कि तोका असल में तुम हो क्या? वो बताती है कि उसे नहीं पता। तोका को बस इतना याद है कि जब उसकी आंखें खुली वो इस दुनिया में थी। उसे तो ये तक नहीं पता कि आखिर वो है क्या। और इससे पहले कि इस दुनिया में आने के बाद तोका को समझ पाती, अचानक ही AST ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। डाटा एनालिसिस के जरिए कोतोरी की टीम को पता चलता है कि इस वक्त तोका बहुत अच्छे मूड में है और शिडो इस वक्त उससे डेट पर जाने के लिए पूछ सकता है। अब क्योंकि शिडो ऐसे ही बड़बड़ा रहा था, जिससे तोका को फिर से उस पर शक होने लगता है और वो फिर से उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। और इसके बाद एयरशिप में मौजूद सभी लोग शिडो से कहने लगते हैं कि जल्दी पूछो उससे डेट के लिए। और इसी वजह से अब शिडो कहता है कि तोका, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? दूसरी ओर AST में ओरिगामी देखती है कि उस स्पिरिट के साथ शिडो होता है और इसी वजह से वो अपनी तलवार के साथ उस स्पिरिट पर हमला करने के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर तोका पूछती है कि एक डेट क्या होती है? अब इससे पहले कि शिडो उसे कुछ बताता, ओरिगामी तोका पर हमला कर देती है और उसके इस हमले से तोका का बैरियर टूट जाता है। ओरिगामी को लग रहा था कि तोका शिडो को हॉस्टेज बनाए हुए थी और तभी तोका अपनी पावर का यूज करके सैंडल फोन को समन कर लेती है। ये तोका के एंजल का नाम होता है और तभी कोतोरी शिडो से वहाँ से निकलने को कहती है, क्योंकि यहाँ पर तोका भी अपनी तलवार निकाल चुकी थी और तोका की तलवार के एक ही वार से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओरिगामी तोका के उस हमले की वजह से बेहोश हो गई थी और इसी वजह से अब उसे इलाज के लिए पहुंचा दिया जाता है। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम शिडो को देखते हैं। वो उसी जगह पर आया था जहां पर तोका ने वो धमाका किया था। शिडो अभी भी तोका के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे तोका होती है जो उसे पुकार रही थी। शिडो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तोका कहती है कि तुम्ही ने तो मुझे डेट के लिए इनवाइट किया था, इसीलिए चलो अब डेट पर चलते हैं। शिडो कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने कपड़े बदलने होंगे। तोका कहती है कि क्या मैं तुम्हारे सामने कपड़े बदलूं? शिडो कहता है कि नहीं, तुम ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहन लेती? शिडो तोका को ओरिगामी की यूनिफॉर्म दिखा रहा था। तोका ये कपड़े पहनने के लिए तैयार हो जाती है और वो उस तस्वीर को फाड़कर अपनी पावर से अपने कपड़े बदलने लगती है। दोस्तों, तुम्हें तोका स्कूल यूनिफॉर्म में कैसी लग रही है? जरा कमेंट में तो बताओ। अब इसके बाद ये दोनों निकल पड़ते हैं अपनी डेट पर। वैसे दोस्तों, तोका सिर्फ खाने को ही देखे जा रही थी और उसे पता नहीं होता कि ये खाना क्या है। सो अब शिडो उसके लिए एक ब्रेड लेकर आता है और उसे देखकर तोका की लार की नदियां बहने लगती हैं। और इसके बाद जब तोका उस ब्रेड को टेस्ट करती है तो भैया उसे तो उसका टेस्ट बहुत ही गजब लगता है और वो बहुत जल्दी पूरा ब्रेड खा लेती है। और तोका को यहाँ लगता है कि अच्छा खाना खाने का मतलब ही डेट होता है। शिडो उससे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब तोका सोचने लगती है कि आखिर एक डेट होती क्या है, लेकिन तभी उसे फिर से खाने की खुशबू आती है और इसके बाद वो उस खाने को खाने लगती है। लेकिन इसके बाद तोका को लोगों की भीड़ नजर आती है और उसे लगता है कि ये लोग उस पर हमला करने वाले हैं। इसी वजह से तोका उन पर पहले हमला करने वाली थी। वो तो वक्त रहते शिडो उसे रोक देता है और कहता है कि यहाँ पर कोई भी तुम्हें नहीं मारने वाला। और तभी तोका देखती है कि एक छोटा सा बच्चा कचरे को कचरे के डिब्बे में डाल देता है और इस वजह से उस बच्चे की माँ उसका सिर सहलाती हैं। ये देखकर तोका अपने खाने के कचरे को कचरे के डिब्बे में डालकर शिडो के पास आकर कुछ इस तरह खड़ी हो जाती है। शिडो समझ जाता है कि इसे क्या चाहिए, सो वो अब तोका का सिर सहलाने लगता है। अब इसके बाद तोका और भी ज्यादा स्वादिष्ट खाना खाने के लिए चली जाती है और शिडो भी उसके पीछे चला जाता है। वैसे दोस्तों, यहाँ पर ओरिगामी शिडो पर नजर रखे हुए थी और उसे ये बात पता होती है कि तोका एक स्पिरिट है, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आती कि तोका के यहाँ पर होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई स्पेस क्वेक क्रिएट क्यों नहीं हुआ। इसी वजह से वो अपनी टीम से एक ऑब्जर्वेशन डिवाइस मंगवा लेती है। वहीं दूसरी ओर तोका आइसक्रीम खा रही थी। अब शिडो से पूछता है कल जो हुआ उसके बारे में।
तोका बताती है कि वो ना जाने क्यों मुझ पर हमेशा हमले करते रहते हैं और जब मैं गायब हो जाती हूँ तो वो हमला करना बंद कर देते हैं। गायब होकर मैं एक अलग ही दुनिया में चली जाती हूँ जहाँ पर बहुत अंधेरा होता है और वहाँ पहुँचते ही मैं सो जाती हूँ और इसके बाद जैसे ही मेरी आंखें खुलती हैं मुझे ना चाहते हुए भी इस दुनिया में आना पड़ता है। ये बात सुन शिडो को समझ आता है कि वो स्पेस क्वेक ये स्पिरिट्स क्रिएट नहीं करती बल्कि इनके आने से वो क्रिएट होते हैं और इन स्पिरिट्स को इस बात का पता भी नहीं होता। लेकिन आज जब तोका आई तो कोई भी स्पेस क्वेक क्रिएट नहीं हुआ। शिडो इस बारे में तोका से पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन तोका को इस बारे में पता नहीं होता और इसके बाद तोका और भी स्वादिष्ट खाना खाने के लिए निकल पड़ती है और ओरिगामी एक ड्रोन के जरिए तोका और शिडो पर नजर रखे हुए थी। अब इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं जो कि काफी ज्यादा महंगा था, लेकिन तोका वहां अंदर जाना चाहती थी। अब इससे पहले कि शिडो उसे जाने से रोकता वहां पर हिरोतो आ जाता है। तोका को देखकर हिरोतो शिडो के पास आकर कहता है कि ये खूबसूरत लड़की कौन है, इसके बारे में तुमने मुझे नहीं बताया। और इसी बीच तोका रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। हिरोतो शिडो से कहता है कि एक अजनबी ने मुझे ये दिए हैं, शायद ये तुम्हारे काम आ जाएं। और ये कूपन देने के बाद हिरोतो वहाँ से चला जाता है और जैसे ही शिडो अंदर आता है वो देखता है कि मेड आउटफिट में रेने होती है। शिडो उसे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। रेने कहती है कि हम लोग यहाँ नजर रख रहे हैं, वैसे वो स्पिरिट वहाँ है। अब इसके बाद शिडो भी तोका के पास जाकर बैठ जाता है और रेस्टोरेंट में सभी क्रू के मेंबर्स थे और तभी शिडो के पास एक मेड आती है उसका ऑर्डर लेने के लिए, लेकिन ये होती है कोतोरी। और यहाँ शिडो उसका नाम लेने ही वाला था, लेकिन तभी वो शिडो के चेहरे पर प्लेट मार देती है। और अब मैं क्या ही कहूँ, तोका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ऑर्डर करे, इसीलिए कोतोरी इनके लिए इनकी स्पेशल डिश लेकर आती है और तोका उसे बड़े चाव से खाने लगती है। और कोतोरी शिडो से कहती है कि ये खाना खत्म करने के बाद साउथ स्टेशन की ओर जाना, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हमें वो एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर जाने के लिए कोतोरी ने शिडो से कहा था। यहाँ पर पहले कुछ नहीं होता, लेकिन अगले ही सीन में यहाँ का माहौल बिल्कुल मेले जैसा कर दिया जाता है। वैसे दूसरी ओर तोका तो नदी में मछलियाँ देख रही थी। अब इसके बाद जब शिडो और तोका आगे आते हैं तब इनका सुस्वागतम होता है, क्योंकि ये दोनों इनके 1,00,000वें विजिटर्स होते हैं। इसी वजह से इन्हें एक स्पेशल ऑफर मिलता है जिसके तहत ये कुछ भी खा सकते हैं, सब कुछ फ्री। और ये बात सुन तोका खुश होती है और बस खाने के लिए निकल पड़ती है। वैसे सब कुछ इनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। दूसरी ओर अचानक ही ओरिगामी के ड्रोन से सिग्नल आना बंद हो जाते हैं और उसकी लीडर उसे बताती हैं कि वो वापस आ जाए। वहीं मेले में तोका 56 प्रकार का खाना खाती है, लेकिन तभी तोका शिडो से पूछती है कि क्या तुम्हें इसमें मजा नहीं आ रहा, तुम मुझे खुश नहीं लग रहे। शिडो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तोका पूछती है तो तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारने में मजा आ रहा है। शिडो कहता है कि हाँ, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ये बात सुन तोका शिडो का हाथ थाम कर कहती है कि चलो पेट भर के खाना खाते हैं, आखिर ये हमारी डेट है। अब इसके बाद ये दोनों एक स्पिन करते हैं जिसमें ये जीत जाते हैं और इन्हें ड्रीम पार्क में जाने की एक एंट्रेंस टिकट मिलती है। और इसके बाद ये वर्कर्स शिडो और तोका को ड्रीम पार्क की ओर ले जाने लगते हैं। लेकिन भाई ये ड्रीम पार्क बड़ा अजीब होता है, तुम्हें शायद से समझ ना आए, लेकिन असल में ये ओयो है। तोका शिडो से पूछती है कि हम यहाँ अंदर जाकर क्या करेंगे, जिससे शिडो बेचारा पैनिक होने लगता है। वो तोका से कहता है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन तोका कहती है कि शायद से हमें असली डेट का मजा तो अंदर ही आएगा, लेकिन शिडो उसे वहाँ से खींचकर ले जाता है। वहीं ओरिगामी अभी भी इन दोनों पर नजर रखे हुए हैं और वो अपनी लीडर की बात ना मानकर अपना कॉम्बैट डिवाइस मंगवा लेती है। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि ओरिगामी अपना सूट पहन चुकी है। वहीं क्रू वाले कहते हैं कि आखिर शिडो उसे वहाँ अंदर लेकर क्यों नहीं गया, जिस पर कोतोरी कहती है क्योंकि शिडो हर एक काम स्टेप बाय स्टेप करता है। लेकिन तभी अचानक ये देखते हैं कि बारिश होने लगी है और बारिश की वजह से शिडो और तोका को एक स्टोर में आना पड़ता है। स्टोर में कई सारे कैचिंग डिब्बे होते हैं और यहाँ पर तोका की नजर एक ब्रेड वाले बॉक्स पर पड़ती है। तोका शिडो से कहती है कि उसे ये चाहिए। शिडो कहता है कि उसे पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, इसीलिए तुम्हें ये बिल्ली ले लेनी चाहिए, लेकिन तोका इसके लिए मना कर देती है।
तभी शिडो की नजर एक अजीब सी कैचिंग मशीन पर पड़ती है, जिससे दूर ही रहना सही होगा। और इसी वजह से अब शिडो तोका के लिए एक ब्रेड निकालने के लिए रेडी हो जाता है। अब इसके बाद ये दोनों बड़े ही ध्यान से फूक फूक कर अपनी चाल चलते हुए उस ब्रेड को पकड़ लेते हैं, लेकिन निकालते वक्त वो ब्रेड जरा सा चूक जाता है और एग्जिट डोर के पास ही अटक जाता है। ये देखकर शिडो तो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तोका वहाँ से नहीं जाती और वो कहने लगती है कि प्लीज प्लीज गिर जाओ। और उसके ऐसा बार बार कहने की वजह से वो ब्रेड एग्जिट डोर में आ जाता है, जो देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसी तरह शाम हो जाती है और हम इन दोनों को एक पहाड़ी पर देखते हैं। तोका के पास वो ब्रेड होता है। शायद से दोस्तों ये एक गद्दा है। और यहाँ तोका शिडो से कहती है कि आज उसे बहुत ज्यादा मजा आया, लेकिन काश हम लोग उस ड्रीम पार्क में जा पाते। शिडो कहता है कि नहीं, रहने दो, सही है। सो अब तोका पूछती है कि शिडो आखिर एक डेट होती क्या है। शिडो बताता है कि जब एक लड़का और एक लड़की घूमने के लिए जाते हैं और मजे करते हैं, उसे ही डेट कहते हैं। जो सुन तोका कहती है तो सच में आज की हमारी ये डेट ही थी। सच में मुझे आज बहुत मजा आया। लेकिन दोस्तों जो ओरिगामी थी वो तोका पर अपनी बंदूक ताने हुए थी। आगे तोका कहती है कि इंसान शायद से इतने बुरे भी नहीं होते। शिडो कहता है कि हाँ बिल्कुल। तोका कहती है कि ये दुनिया सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है और अब मुझे समझ आया कि आखिर क्यों वो मेका टीम मुझ पर बार बार हमले करती है, क्योंकि जब भी मैं इस खूबसूरत दुनिया में आती हूँ मैं सिर्फ इसे तबाह करती हूँ। शिडो शायद से यही अच्छा होता कि मैं कभी यहाँ आती ही नहीं। ये सुन शिडो कहता है कि ऐसा नहीं है, आज तुमने कुछ तबाह नहीं किया। सो तोका कहती है लेकिन अगर ये अगली बार हुआ तो। शिडो कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम यहीं क्यों नहीं रहती। तोका कहती है लेकिन मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मेरे पास रहने के लिए कोई घर है। शिडो कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, हम दोनों हर एक चीज का सामना कर लेंगे। तोका कहती है कि तुम ऐसा सोचते हो शिडो, वो मेका टीम मुझे मारने के लिए फिर आएगी और मेरी वजह से तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। शिडो कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही ये दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपनाऊंगा। इसीलिए क्या तुम मेरा ये हाथ थामोगी। तोका भी खुशी खुशी शिडो की ओर अपना हाथ बढ़ाने लगती है, लेकिन तभी ओरिगामी तोका पर अपनी गन से फायर कर देती है और तभी शिडो तोका को धक्का दे देता है, जिस वजह से वो गोली शिडो में आकर लगती है और शिडो वहीं नीचे गिर जाता है। और ये देखकर ओरिगामी सदमे में चली जाती है और तोका शिडो की लाश के पास आती है। उसका बहुत सारा खून बह चुका था। तोका यहाँ कहती है मैंने सोचा था कि अगर तुम मेरे साथ होगे तो मैं हर एक परेशानी का सामना आसानी से कर लूंगी, लेकिन अब तुम भी मुझे छोड़कर जा चुके हो। ये दुनिया मुझे अपनाने से इनकार कर रही है। और इसके बाद तोका अपनी पावर्स को सम्मन करती है और हम तोका को फिर से उसके आर्मर में देखते हैं। और इसके बाद तोका जमीन में एक लात मारकर अपनी एंजल सैंडलफोन को सम्मन करती है और उसमें से अपनी तलवार बाहर निकालती है और इसके बाद उस पत्थर को तोड़ देती है जिसमें उसकी तलवार थी। वो पत्थर टूटने के बाद तोका की तलवार के साथ ही फ्यूज हो जाता है और इसके बाद तोका अपनी इस तलवार से उस ओर हमला करती है जिस ओर से बुलेट आई थी और एक ही हमले में वो पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा चकनाचूर कर देती है। ये देख AST टीम की लीडर ओरिगामी से वहां से भागने को कहती है, लेकिन तब तक तोका ओरिगामी के सामने आ चुकी थी और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो कहती है कि तुमने मेरे प्यार शिडो को मारा है और इसी वजह से ओरिगामी भी सदमे में थी कि उसने शिडो को मार दिया है। अब तोका के गुस्से में आने की वजह से एयरशिप में भी वार्निंग के सायरन बजने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर कोतोरी को किसी बात की कोई चिंता नहीं होती क्योंकि तोका शहर से तो काफी दूर होती है जिससे शहर को कोई नुकसान नहीं होगा। और वहीं अगर बात शिडो की जाए तो उसे इस बात पर यकीन होता है कि शिडो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। और वहीं हम शिडो को देखते हैं जिसका घाव खुद ब खुद ही हील हो रहा था। उसका घाव पूरी तरीके से हील होने के बाद उसे होश आ जाता है और शिडो को सही सलामत देखकर पूरा क्रू हैरान हो जाता है। और यहाँ कोतोरी कहती है कि जल्दी से शिडो को तोका के पास भेजो क्योंकि सिर्फ वही उसे रोक सकता है। हम देखते हैं कि तोका लगातार ओरिगामी पर बहुत सारे हमले किए जा रही है
लेकिन ओरिगामी का डिफेंसिव बैरियर उसे प्रोटेक्ट कर रहा था और तोका उस पर पागलों की तरह हमले कर रही थी। लेकिन इसके बाद तोका के एक फाइनल स्लैश से ओरिगामी का बैरियर टूट जाता है और इसके बाद तोका ओरिगामी को खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो आसमान में देखती है कि शिडो उसी की ओर आसमान में नीचे गिरते हुए आ रहा है। ये देख तोका उसे पकड़ने के लिए चली जाती है और वो उसे सही से पकड़ लेती है और शिडो को जिंदा देखकर तोका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन तभी शिडो देखता है कि तोका का हथियार फुल्ली चार्ज होता है। तोका बताती है कि उसे इस हथियार की एनर्जी जल्दी कहीं निकालनी होगी, वरना इससे पूरा शहर तबाह हो जाएगा। अब इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि ये दोनों क्या करें। कोतोरी शिडो से कहती है कि मैंने तुम्हें जो सिखाया है वो करो। अब इसके बाद शिडो तोका से किस करने को कहता है। तोका कहती है कि आखिर एक किस क्या होता है। शिडो बताता है कि जब हम अपने होठों से सामने वाले के होठों को चूमते हैं तो ये किस होता है। लेकिन अगले ही पल में तोका उसे किस कर देती है, जिससे तोका के हथियार की जो ताकत थी वो वहीं पर गायब हो जाती है और इसके बाद तोका के कपड़े भी गायब होने लगते हैं और इसी तरह ये दोनों जमीन पर आ जाते हैं। किस करने के बाद शिडो कहता है कि माफ करना, हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता था। लेकिन तोका कहती है कि मेरे करीब रहो वरना कोई मुझे देख लेगा। और इसके बाद तोका पूछती है कि शिडो, क्या तुम फिर से मेरे साथ कभी डेट पर चलोगे? शिडो कहता है कि हाँ बिल्कुल, जितनी बार तुम चाहो। और ये बात सुन तोका खुश हो जाती है। वैसे दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं कि शिडो ने तोका को किस करके उसकी पावर्स को सील कर दिया है, जिससे अब तोका अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। अब वो एक नॉर्मल एंड इन द एंड सायोनारा।